साथियों नमस्कार, मैं हूं सुशीला राठौर, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी इंदौर। आज प्रत्येक महिला घर के बाहर निकलकर कुछ ना कुछ करना चाहती है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक भय बना रहता है कि ऑफिस में जाके या वर्क प्लेस पर जाके वह कुछ कार्य करती है या दूसरों के संपर्क में आती है तो उसके साथ वहाँ का नियोजक या अन्य व्यक्ति उसके साथ कुछ गलत हरकत ना करे या अश्लील टीका टिप्पणी ना करे। तो इस संबंध में अब महिलाओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस संबंध में केंद्र सरकार के द्वारा महिलाओं का कर्तव्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम बनाया गया है और उसमें दंड का प्रावधान भी दिया गया है। अब लैंगिक उत्पीड़न क्या है? जैसे कोई महिला कहीं पर वर्क प्लेस पर कार्य कर रही है और उसके नियोजक के द्वारा या वहाँ पर पदस्थ किसी व्यक्ति के द्वारा जो कि पुरुष वर्ग से है और किसी अश्लील हरकत की जाती है या अश्लील हरकत करने का प्रयास किया जाता है या उससे किसी भी प्रकार की लैंगिक मांग की जाती है जो कि अनुचित है। यदि किसी महिला को अश्लील वीडियो, चित्र, फिल्म या साहित्य दिखाया जाता है या दिखाने की कोशिश की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई महिला ऑफिस में प्रवेश कर रही है, उसी समय उसके नियोजक के द्वारा अपने मॉनिटर पर कुछ अश्लील पिक्चर या मैसेज लिखा हुआ है और उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने मॉनिटर को इस प्रकार से घुमा दिया जाता है और कि वह देखने के लिए मजबूर हो जाती है, या अन्य ऐसे कोई कृत्य किया जाता है जो जिससे कि उस महिला की एकांतता का अतिक्रमण होता है। तो ये सारी चीज़ें लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि यदि कोई महिला कपड़े पहने हुए कपड़ों के संबंध में भी टीका टिप्पणी की जाती है, गलत तरीके से कटाक्ष किए जाते हैं, तो वो भी लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आते हैं। साथियों, आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में 2012 में एक निर्भया कांड हुआ था, जिसके कारण सारे भारत में आक्रोश फैल गया एवं विधायिका को दंड विधि में संशोधन करना पड़ा था। और इसके संबंध में शासन के द्वारा जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, जिसके आधार पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय दंड संहिता में संशोधन किया गया था। एवं जस्टिस वर्मा की समिति ने जो विशाखा गाइडलाइन के संबंध में जो मार्गदर्शक सिद्धांत दिए थे, उसके संबंध में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 पारित किया गया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि चाहे वह शासकीय कार्यालय हो, प्राइवेट सेक्टर हो या कोई धार्मिक संस्था हो, शैक्षणिक संस्था हो, खेल कूद का स्थान हो, कोचिंग सेंटर हो, निवास गृह हो या गृह हो, जहाँ पर 10 या 10 से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं, जिसमें से कुछ महिलाएं हैं या एक महिला सदस्य भी कार्य करती है, तो उसमें आंतरिक परिवाद समिति का गठन करना अनिवार्य है। अगर आंतरिक समिति का गठन नहीं किया जाता है तो नियोजक के विरुद्ध 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान दिया गया है। यदि किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो वह क्या करे, कितने प्रतियों में आवेदन दे, आवेदन का प्रारूप क्या होना चाहिए और कितने समय में वह आवेदन फाइल करे। तो इस संबंध में मैं बताऊंगी कि यदि किसी महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो वह घटना दिनांक जिस दिन उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है या कई बार हुआ है, तो अंतिम बार जब सेक्सुअल हरासमेंट उसके साथ हुआ है तो उस दिनांक से वह 3 माह के अंदर आंतरिक परिवाद समिति को लिखित में परिवाद प्रस्तुत करेगी। और यदि वह महिला पढ़ी लिखी नहीं है और लिखित में आवेदन नहीं दे सकती है तो ये समिति का कर्तव्य है कि वह उस महिला को लिखित में परिवाद प्रस्तुत करने के लिए सहायता प्रदान करे और उसे 6 प्रतियों में परिवाद प्रस्तुत करना पड़ेगा, और जिसमें से एक प्रति प्रत्यार्थी को समिति के द्वारा दी जाती है। और इसका जो प्रारूप है वह इस प्रकार रहेगा। जैसे कोई महिला वर्क प्लेस पर कार्य कर रही थी और उसके नियोजक के द्वारा या अन्य व्यक्ति के द्वारा उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है, तो वह प्रारूप किस प्रकार तैयार किया जाए या परिवाद किस प्रकार तैयार किया जाएगा, मैं ये बताती हूँ। जैसे परिवाद समिति को देना है तो सबसे पहले प्रति स्थानीय परिवाद समिति, क्योंकि ये यदि आवेदक जो व्यक्ति या प्रत्यार्थी है वो यदि नियोजक है तो स्थानीय परिवाद समिति को उसको परिवाद करना पड़ेगा।
यदि उसके अलावा अन्य व्यक्ति, कार्यालय के अन्य व्यक्ति के द्वारा सेक्सुअल हरासमेंट किया गया है तो उसे आंतरिक परिवाद समिति के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसलिए संबोधन किसके लिए होगा? प्रति आंतरिक परिवाद समिति या स्थानीय परिवाद समिति, उस कार्यालय का नाम, पता और जिले का नाम पूरा, और उसके पश्चात सब्जेक्ट कि किस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति ने उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया है उसका नाम और उसके संबंध में कार्रवाई करने बाबत ना। उसके पश्चात आएगा कि महोदय निवेदन है कि मैं इस कार्यालय में इस पद पर इस दिनांक से पदस्थ हूँ और इस दिनांक को प्रत्यार्थी का नाम, जिस व्यक्ति के द्वारा सेक्सुअल हरासमेंट किया गया है के द्वारा इस दिनांक को मेरे साथ ये घटना कारित की गई या जो कार्य उसके द्वारा किए गए हों, जो पूर्व में बताएगा लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में, उनके विस्तृत रूप से लिखना है। उसके पश्चात में लास्ट में कि जिसके कारण मुझे बुरा लगा या क्षोभ हुआ, और लास्ट में लिखना है कि अतः श्रीमान से निवेदन है या अनुरोध है कि प्रत्यार्थी जो व्यक्ति है जिसने सेक्सुअल हरासमेंट किया था कि इसके विरुद्ध कार्रवाई करने की कृपा करें। और उसके पश्चात जो नीचे है वो प्रार्थी का नाम आएगा, साइन आएंगे, उसका पद नाम आएगा, डिस्ट्रिक्ट आएगा और किस पद पर पदस्थ है वो आएगा, और यहाँ पर स्थान और दिनांक। इस प्रकार से ये प्रारूप में दिया जाएगा आवेदन। महिला के द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने के पश्चात समिति क्या कार्रवाई करेगी? तो सबसे पहले जो महिला के द्वारा 6 प्रतियों में आवेदन या परिवाद प्रस्तुत किया गया था उसमें से एक प्रति नोटिस के साथ प्रत्यार्थी को भेजी जाएगी और जिसका वह 10 दिन के अंदर अपना लिखित जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। उसके पश्चात समिति नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए जांच प्रारंभ करेगी और जांच में समिति के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सिविल न्यायाधीश की सारी शक्तियां होंगी कि वह साक्ष्य ले सकेगा, अन्य दस्तावेज बुला सकेगा, शपथ पर बयान करा सकेगा एवं अन्य जो सिविल न्यायाधीश को कार्य दिए जाते हैं। इसके पश्चात इस समिति को यह अधिकार भी होता है कि वह पीड़ित महिला के आवेदन पर उसकी 3 माह तक की छुट्टियां स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा कर सकती है। और ये जो 3 माह की छुट्टियां के संबंध में प्रावधान दिया गया है यह ELCL और या अन्य छुट्टियों के अतिरिक्त होती हैं। और इसके पश्चात समिति चाहे तो यदि उचित समझती है तो वह प्रत्यार्थी से जो पीड़ित महिला है उसको प्रतिकर भी दिला सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई साक्ष्य प्रत्यार्थी या फरियादी पेश करना चाहती है तो वह साक्ष्य भी वह लेगी। और इसके अलावा वह उनका क्रियान्वयन करने के लिए नियोजक के पास भी भेज सकती है। व्यथित महिला यदि उचित समझती है और उसको लगता है कि उसका या प्रत्यार्थी का स्थानांतरण कहीं और किया जाना चाहिए तो वह लिखित में परिवाद समिति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकती है और जिस पर परिवाद समिति अपने टिप लगाकर उसकी सिफारिश नियोजक को कर सकता है। उसके पश्चात ये है कि यदि उसको लगता है कि परिवाद नियोजक के विरुद्ध है या कोई सी ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध है जिससे कि उसकी गोपनीय चरित्रावली पर विपरीत टिप जा सकती है तो जो परिवाद समिति है, आंतरिक परिवाद समिति या स्थानीय परिवाद समिति, तो वह उसकी गोपनीय चरित्रावली किसी अन्य व्यक्ति से लिखाने की सिफारिश भी कर सकता है। समिति को जांच समाप्त करने का एवं एक पक्षीय कार्रवाई करने का भी अधिकार रहता है। यदि कोई भी पक्षकार लगातार 3 सुनवाई पर समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उसके संबंध में वह एक पक्षीय कार्रवाई कर सकता है, लेकिन उसके पहले उनको 15 दिन पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है। समिति के द्वारा जांच पूरी हो जाने के पश्चात समिति अपनी रिपोर्ट 10 दिन के अंदर नियोजक को या जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगा और समिति के द्वारा जांच पूरी जो कंप्लीट है वह 90 दिन में पूरी की जाना अनिवार्य है। यदि समिति पाती है कि किसी व्यक्ति पर जो आक्षेप लगाए गए थे तो वह प्रत्यार्थी के विरुद्ध नियोजक को या जिलाधिकारी को उसके विरुद्ध यदि सेवा नियम लागू होते हैं तो सेवा नियमों के अनुसार कदाचार की कार्रवाई या फिर जहां पर सेवा नियम लागू नहीं होते हैं तो वहां पर भारतीय दंड संहिता की धारा 209 एवं अन्य जो धाराएं फैक्ट के अनुसार आती हैं
उनके अनुसार कार्रवाई करने के लिए सिफारिश कर सकती है। समिति अपनी जांच पूरी करने के पश्चात यदि सिद्ध पाती है कि प्रत्यार्थी के द्वारा लैंगिक उत्पीड़न किया गया है, यदि प्रत्यार्थी पर सेवा नियम लागू होते हैं तो कदाचार की कार्रवाई करने हेतु कार्रवाई अग्रेसित नियोजक को करेगा, और यदि सेवा नियम उस पर लागू नहीं होते हैं तो भारतीय दंड संहिता की धारा 509 एवं अन्य धाराओं जो फैक्ट के अनुसार पाए जाएं उनके खिलाफ परिवार 7 दिन के अंदर पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करेगी। आइए अब मैं चर्चा करती हूँ कि प्रत्यार्थी को भी इसमें कुछ अधिकार दिए गए हैं कि वह अपना बचाव किस प्रकार कर सकता है। तो जैसे कि उसको भी सुना जाता है और वह अपना जवाब 10 दिन के अंदर समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, और अपने फेवर की जो भी बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करना है, बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी उसको अवसर दिया जाता है। अपना पक्ष रखने का और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार उसको भी सुना जाता है। एवं इस अधिनियम में अपील का भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई पक्ष इन समिति के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उससे असंतुष्ट है तो वह 90 दिन के अंदर अपील कर सकता है। प्रत्यार्थी के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए ही समिति जो गठित की जाती है उसमें 50% पुरुष वर्ग एवं 50% महिलाओं को रखने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में नियोजक के भी कुछ कर्तव्य दिए गए हैं, जो कर्तव्य इस प्रकार हैं कि वह महिलाओं की सुरक्षा के लिए उपाय करे एवं बाहर से जो व्यक्ति आते हैं उनके संबंध में भी सुरक्षा के उपाय करे, एवं कार्यालय में आंतरिक परिवाद समिति का गठन करे। गठन के साथ साथ उसका जो आदेश है एक ऐसे स्थान पर लगाए जो कि आम जनता या कार्यालय में पदस्थ महिलाओं को दिखाई दे या उसका वह सहजता से अवलोकन कर सके। उसके पश्चात नियोजक का कर्तव्य है कि वह कार्यशालाएं एवं जागरूकता के संबंध में शिविर आयोजित या करे एवं समितियों को जो कार्रवाई की जाना है उसके संबंध में सुविधाएं उपलब्ध कराएं। और यदि महिला चाहती है कि उसे कोई अन्य सहायता प्राप्त करना है, जैसे रिपोर्ट करना है, तो उसको वह सहायता भी वह प्रदान करेगा। एवं समिति के द्वारा जो सिफारिशें सुझाई गई हैं या सिफारिशें की गई हैं उनका प्रॉपर क्रियान्वयन करें एवं समिति के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उनकी प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करें। इस अधिनियम के अंतर्गत समस्त अपराध असंज्ञेय अपराध होंगे, जिस पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट फरियादी के लिखित परिवाद पर या समिति के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के लिखित परिवाद पर ही संज्ञान लेगा। जब भी किसी व्यक्ति को कोई अधिकार या अधिनियम बनाया जाता है या कोई अधिकार दिए जाते हैं तो उसमें यह संभावना रहती है कि कहीं किसी व्यक्ति के द्वारा उस अधिकार का दुरुपयोग ना किया जाए। इसी संबंध में इसमें भी धारा 14 में यह प्रावधान दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मिथ्या या द्वेषपूर्ण तरीके से परिवाद पेश करता है या कोई कोर्ट रचित दस्तावेज पेश करता है या मिथ्या साक्ष्य देता है तो उसके खिलाफ भी समिति कार्रवाई करती है। और जहाँ पर सेवा नियम लागू होते हैं तो सेवा नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, और जहाँ पर सेवा नियम लागू नहीं होते हैं तो अन्य कार्रवाई की जाएगी जो इस अधिनियम के अनुसार होगी। परंतु किसी परिवाद को सिद्ध करने या पर्याप्त सबूत उपलब्ध कराने में असमर्थता इस धारा के अधीन परिवादकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई को आकर्षित नहीं करेगी, परंतु विहित प्रक्रिया के अनुसार जांच किए जाने के पश्चात परिवाद की ओर से द्वेषपूर्ण आशय सिद्ध किया जाएगा। इस प्रकार विभागीय जांच करने के पश्चात ही ये तय होगा कि उसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य दी गई थी या द्वेषपूर्ण परिवाद किया गया था। धारा 28 के अनुसार इस अधिनियम को अन्य अधिनियम का अल्पीकरण नहीं माना जाएगा। यदि महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है और वह अन्य अधिनियमों की परिधि में आता है तो उसमें भी इसकी कार्रवाई की जाएगी। अंत में मैं यही निवेदन करूंगी सभी लोगों से, चाहे वह शासकीय कार्यालय हो, प्राइवेट कार्यालय हो, शैक्षणिक संस्थाएं, खेलकूद का स्थान हो, कोचिंग हो और निवास गृह हो या गृह हो, जहां पर 10 से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं, जिनमें से एक महिला ही कर्मचारी क्यों ना हो,
वहाँ पर आंतरिक परिवाद समिति का गठन आवश्यक रूप से करें एवं महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें।